आज देखेंगे कि डेनमार्क के जो जो शासक हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चन लेटर। मतलब अगर कोई ग्रीनलैंड पर जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रम्प है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने जिस तरह से ग्रीनलैंड पर दावा किया है, तो अब जो डेनमार्क की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ऐसा कह दिया है कि अगर कोई ग्रीनलैंड पर कोई बाहरी सेना दिखे तो उसको पहले शूट करना है, बाद में क्वेश्चन पूछना है। तो देखते हैं कि क्या मामला हुई। ये है डेनमार्क के राष्ट्रपति और ये डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के हैं। और डेनमार्क ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश, खासकर अमेरिका, ग्रीनलैंड पर हमला या किसी भी तरह की अगर गतिविधि देखने को मिलती है तो उन्होंने सैनिक को कह दिया कि पहले गोली चलाने, बाद में सवाल पूछने का ऐसा आदेश दिया उन्होंने। अब ट्रम्प की घोषणा क्या थी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने या नियंत्रित करने की बात दोहराई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सैन्य अगर जो है डेनमार्क ऐसे ऐसे ही हमें अगर ग्रीनलैंड नहीं सौंपता है तो एक विधि है सैन्य विकल्प, जिसके थ्रू ये हमेशा एक विकल्प रहता है जिसके थ्रू हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। तो अब ट्रम्प कहता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सुरक्षित और रणनीतिक रूप से ज़रूरी है। वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए कहता है कि यूएसए की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट होना चाहिए, इसलिए ग्रीनलैंड पर यूएसए का अधिकार है। और जबकि डेनमार्क के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस बात को खारिज किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि डेनमार्क पर किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का कोई हक नहीं है और वो डेनमार्क के अंतर्गत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वास्तव में कोई सैन्य हमला हुआ तो नाटो के भीतर भी संकट गहरा जाएगा और इससे नाटो की गठबंधन पर भी नींव पड़ेगी, फिर भी गहरा असर पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि दोनों जो कंट्री है, यूएसए और डेनमार्क, ये दोनों नाटो का पार्ट है और नाटो की अपनी एक नियम है जिसके लिए अगर दोनों आपस में ही लड़ते हैं तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटी सी यहाँ पे डेनमार्क है और ये है ग्रीनलैंड और ये है यूएसए। तो इस तरह से यूएसए ग्रीनलैंड को अपना बताता है और कहता है कि ये यूएसए की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जबकि डेनमार्क है जो है ग्रीनलैंड पर बहुत पहले से इस पर डेनमार्क का अधिकार है। अब यहाँ पर ग्रीनलैंड का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकते हैं कि जो ग्रीनलैंड था वो डेनमार्क के अंदर कैसे आया। तो पहले क्या हुआ, ग्रीनलैंड जो है एक तरह से बर्फ़ से ढकी हुई वो आर्कटिक क्षेत्र में एक रीजन है, जिस वजह से वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो इस वजह से जो क्या है, डेनमार्क का नियंत्रण हुआ था 18वीं सदी, लगभग 1721 ईस्वी में से डेनमार्क ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित किया था और काफ़ी समय तक जो है डेनमार्क उसको कॉलोनी बनाए रखा, अपना उपनिवेशिक स्टेट बनाए रखा था ग्रीनलैंड को। बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, जब सारे देश जो अपनी सीमा तय कर रहे थे, तो उस टाइम जो है ग्रीनलैंड डेनमार्क को औपचारिक तरीके से दे दिया गया था लगभग 1953 ईस्वी में। और वहाँ के जो ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, वहाँ उन लोगों को डेनमार्क की नागरिकता भी देने की बात हुई थी। और स्वायत्तता की बात करें तो जब बाद में जब ग्रीन जो डेनमार्क है, जब डेनमार्क में लोकतांत्रिक देश बनी पूरी तरह से और लोकतंत्र देश जो होता है वो अपनी जो भी स्टेट है उसको अच्छी अधिकार भी देते हैं। तो उसी तरह से जो 1779 में ग्रीनलैंड को आंतरिक स्वशासन का अधिकार दिया गया कि जो ग्रीनलैंड के शासक हैं वो अपनी शासन कर सकते हैं। और साथ ही 2009 में और भी अधिकार दिए गए, जैसे अपनी संसद बनाना ग्रीनलैंड में और अपनी सरकार चलाना, और साथ ही जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं ग्रीनलैंड के, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उस पर भी ग्रीनलैंड के शासक का ही अधिकार होगा, पूरी तरह से उनका ही नियंत्रण होगा। लेकिन डेनमार्क का भी ग्रीनलैंड पर प्रभाव बना रहा है क्योंकि डेनमार्क के अंदर ही अभी भी है ग्रीनलैंड। इसका रीज़न है कि डेनमार्क पूरी तरह से स्वायत्त क्षेत्र बना लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र भी देश नहीं बन सका। इसका रीज़न है कि जो अभी डेनमार्क रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क ही संभालता है उसका,
जितने भी रक्षा संबंधी बातें और विदेश नीति सारी डेनमार्क ही डिसाइड करता है और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका राजनीतिक महत्व अब बहुत बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अमेरिका इसको अपना क्लेम कर रहा है। अब यहाँ पे हम ग्रीनलैंड की भौगोलिक और क्यों महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टि से अब महत्वपूर्ण होता जा रहा है और बहुत सारे इसके रीजन है। पहले इसके महत्व को समझते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों अमेरिका उसको अपना क्लेम करना चाहता है। तो अब भौगोलिक महत्व ये है कि यह समुद्री परिवहन के लिए समय और ईंधन की बचत करता है। रीजन ये है कि जब अब आर्कटिक रीजन में जब ये ग्रीनलैंड है, तो पहले क्या हुआ करता था कि आसपास में भी पूरी तरह से बर्फ़ जमी होने के कारण समुद्री जो परिवहन हुआ करता था वो बाधित हो रहती थी। यहाँ पे कोई परिवहन वगैरह नहीं होता था। अब जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जल पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है और धीरे-धीरे और समुद्र में परिवहन के मार्ग खुल रहे हैं। इस वजह से लोग, अगर इस पे कब्जा हो जाएगा अमेरिका का, तो इससे आसपास की टेरिटरी को वो नियंत्रण कर सकता है और साथ ही परिवहन के रास्तों को भी अपने नियंत्रण में ले आएगा और साथ ही अगर इस पे कब्जा हो जाएगा तो इसके आसपास जो है ईंधन की भी बचत होगी और कम समय में नई समुद्री रास्तों को खोजा जा सकता है। और रणनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसी बीच में ग्रीनलैंड है कि जहाँ पर अगर सैन्य बेस बनाया जाए तो किसी भी कंट्री को पर निगरानी रखा जा सकता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस और नाटो जैसे देश इस पर अगर के लिए भी ये बहुत ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अमेरिका के लिए। अगर आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते सैन्य और समुद्री प्रतिस्पर्धा भी कि लोग अब अपनी जिस तरह से सैन्य शक्ति बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, तो इसलिए भी जो है ग्रीनलैंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ग्लोबल वार्मिंग तो महत्वपूर्ण है ही क्योंकि बर्फ़ पिघल रहा है और लैंड बढ़ रहा है। इस वजह से अब लैंड काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, तो इस पर भी वो अधिकार करना चाहता है। अब प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो ये अब जो है वो ग्रीनलैंड काफ़ी रिसोर्सेज वाला लैंड बन चुका है और यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स, दुर्लभ जो खनिज होते हैं वो काफ़ी मात्रा में है और इस पर कब्जा जिसका हो गया वो किसी भी कंट्री को इसकी वजह से वहाँ को जो है कंट्रोल कर सकता है। जैसे चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स है और अमेरिका के पास भी है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल हो गया तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। साथ ही तेल और प्राकृतिक गैस भी है यहाँ पर, क्योंकि अब जो अमेरिका की नीति देखने को मिल रही है वो खासकर रिसोर्सेज पर कब्जा करने जैसा है, तो इस पर भी कब्जा होगा। और लोहे, तांबा, जिंक जैसे यूरेनियम भी पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से नई खनिज और ऊर्जा संवहन की भी संभावना है कि इन फ्यूचर अगर उनमें खनन किया जाए तो और भी ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने की संभावना है। राजनीतिक और सुरक्षा के महत्व की बात करें तो सैन्य निगरानी, अगर वो लैंड मिल जाए ग्रीनलैंड, तो सैन्य निगरानी वहाँ से किसी भी देश का किया जा सकता है और रडार और मिसाइल के रक्षा नेटवर्क के लिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने इसे रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और जैसे नाटो और यूरोप जैसे देशों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हम नाटो की समझ लेते हैं, तो जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें लगभग जो है इसके कुल सदस्य 31 देश हैं, जिसमें यूरोप और कुछ इधर इधर के कंट्री जैसे यूएसए और उधर साउथ अफ्रीका, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कुछ कंट्री मिलाकर इस नाटो के सदस्य हैं। तो टोटल 31 सदस्य हैं और इसमें जो है जो इतने महत्वपूर्ण देश जैसे उत्तर अमेरिका और यूरोप के लोकतांत्रिक देश भी काफ़ी पावरफुल देश इसमें शामिल है। इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका उद्देश्य है कि एक दूसरे की रक्षा करना, खासकर अगर कोई बाहरी हमला भी करता है तो उन बाहरी जो आक्रमण होता है, अगर इसमें होता है क्या है कि अगर किसी देश पे हमला किया गया है तो जो जितने भी 31 देश हैं वो पूरे 31 देश पे हमला जैसा माना जाता है और अगर एक पे हमला होता है तो पूरे 31 देश इसका जवाब देते हैं। तो अगर अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ग्रीनलैंड और खुद जो डेनमार्क है, ये दोनों ही नाटो का सदस्य है और साथ ही साथ जो यूएस है वो भी नाटो का सदस्य है। अब इस तरह से अगर आपस में ही अगर ये दोनों
देश भिड़ेंगे तो जो जितने भी सारे कंट्री हैं इन सब में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। साथ ही ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं सारे नाटो के पार्ट हैं और नाटो ये संगठन इतना बड़ा है। और यहाँ पे है डेनमार्क। अब यूरोपीय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि यूरोपीय खुद एक नाटो का सदस्य है। तो उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की ग्रीनलैंड अधिकरण के विचार को उन्होंने अस्वीकार करी है और साथ ही असमान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ इसे बताया है कि जिस तरह से अमेरिका अपनी कब्जा की नीति को बढ़ा रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। डेनमार्क के साथ खड़े होकर उन्होंने सैन्य और राजनीतिक संतुलन को सुरक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डेनमार्क के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो सैन्य और रणनीतिक सहायता के लिए तैयार है। मतलब वो अगर दोनों देश भिड़ती है तो नाटो के अंदर काफ़ी अस्थिरता देखने को मिलेगी। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जिस तरह से चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है इकोनॉमिक तरीके से भी अमेरिका जिस तरह से रिसोर्स पे कब्जा करने की लिए कदम आगे बढ़ा रहा है और चाइना खुद एक डेवलप्ड आर्थिक कंट्री है, तो इन दोनों की प्रतिस्पर्धा में भारत को अभी खुद मजबूत बनने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही नाटो और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे नाटो सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है तो भारत जिस भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसको फॉलो करता है तो उनको भी चाहिए कि जो उनसे जुड़े जितने भी देश हैं उनको सैन्य शक्ति में काफ़ी मजबूत किया जाए। और साथ ही वैश्विक व्यापार और ऊर्जा पे काफ़ी अस्थिरता देखने की अगर ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करता है तो काफ़ी ज़्यादा उसके पास नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा जैसे परिवहन मार्ग और जितने भी रिसोर्सेज हैं और साथ ही किसी भी देश के सैन्य गतिविधियों को उसको टारगेट कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण हो जाएगा ट्रंप के अंदर। तो इस वजह से भारत को काफ़ी मुश्किलें की सामना करना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी भारत से तनाव की स्थिति में चल रही है। और वैश्विक सुरक्षा दृष्टि जिस तरह से अभी वैश्विक स्तर पर सैनिकों की काफ़ी जो हर देश अपनी मिलिट्री को मजबूत कर रहा है। अगर जिस भी देश की मिलिट्री कमज़ोर है और वहाँ की सेना कमज़ोर है तो जिस तरह से वेनेजुएला का कमज़ोर था तो वहाँ की जो ट्रंप है वो उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से भारत को अभी बहुत ही ज़्यादा सैन्य की तरफ भी अपनी मजबूती बढ़ाने की ज़रूरत है। वैश्विक स्तर पर प्रभाव की बात करें तो अंटार्कटिक जो आर्कटिक क्षेत्र है उधर वाला एरिया में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मुश्किलें और असंतुलन की दिशा बन जो क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रत्येक देश वहाँ पे शक्ति संतुलन भी बनाए रखना होगा और रूस और चीन पर भी दबाव पड़ेगा क्योंकि रूस जो है सैन्य और ऊर्जा रणनीति में चुनौती देता है क्योंकि रूस के पास सैन्य शक्ति भी ज़्यादा है और ऊर्जा क्षेत्र में उसके जो क्रूड ऑयल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो रूस के लिए भी को भी चुनौती देगा ये अमेरिका और साथ ही चीन के लिए भी है क्योंकि चीन खुद एक आर्थिक और खनिज निवेश पर रोक लगाता है क्योंकि अगर जिस तरह से चीन के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं तो वो काफ़ी देशों को कंट्रोल कर लेता है कि रेयर अगर किसी तरह की तनाव अगर कोई देश चीन के साथ लेगा तो वो उस देशों को रेयर अर्थ मेटल देने से मना कर देगा। तो जिस तरह से चीन कंट्रोल करता था और अब अमेरिका के पास भी अगर रेयर अर्थ मेटल्स होंगे तो इससे चीन की जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हो जाएगी और चीन के लिए भी ये आर्थिक रूप से गिरेगी और उसका महत्व ही घट जाएगा। और साथ ही यूरोप पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि वहाँ की जो जिस तरह से अभी चल रही है इस तरह की कब्जा करने की नीति ट्रंप के तो वहाँ अस्थिरता दिखना तो निश्चित ही है। साथ ही वैश्विक व्यापार भी काफ़ी प्रभावित होगी क्योंकि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा संख्या में अब काफ़ी देशों पर भी कंट्रोल करता है तो इस वजह से वहाँ पे अस्थिरता देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीति अमेरिका का यह कदम जो है एक तरफा है और जिस तरह से वो रिसोर्सेज को कब्जा करने की जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो ये काफ़ी चिंता पैदा करता है और अन्य देशों जैसे भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा कानून और नीतियों पर एक समीकरण बनाने की ज़रूरत है कि जिस तरह से अमेरिका आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है।
अब निष्कर्ष यही है कि यह घटना दिखाती है कि आर्कटिक क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन रणनीतिक स्थिति अब वैश्विक राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है और अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के देशों के बीच सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संतुलन पर सीधे प्रभाव पड़ेगा और भारत जैसे देशों को भी जो है वैश्विक शांति संतुलन बनाने की ज़रूरत है। साथ ही विदेश नीति और रणनीति के लिहाज में इसे ध्यान में रखकर काफ़ी संतुलित तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यही थी आज की हमारी न्यूज़ पूरी ग्रीनलैंड पर। और जिस तरह से अमेरिका इस पर कब्जे की बात कर रहा है, तो अगर एक ग्रीनलैंड पे उसका कब्जा होता है तो हमें काफ़ी अस्थिरता देखने को मिलेगी। तो यही थी हमारी आज की पूरी। तो आई होप आपको समझ में आएगी। थैंक यू।